गुड आफ्टरनून, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी के आज के केमिस्ट्री के सेशन में, जहां पे आज हम अपने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को फाइनली कंप्लीट करके आज हम अपना तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स या तत्वों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या होता है, उनकी क्या-क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होते हैं उनके, तो उन्हीं सारे तत्वों का हम किस तरीके से उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका आवर्ती वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। जैसे उनकी परमाणु संख्या के बारे में हमने अपने पिछले के चैप्टर में देखा था कि कुछ मतलब जो भी एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उन सबका अपना एक परमाणु संख्या होता है, ठीक है? जो कि उनमें जो नंबर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उन सबके समान होती है ना? मतलब क्या कि अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हम उदाहरण में ले लेते हैं हाइड्रोजन को। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर इसकी परमाणु संख्या 1 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी? 1 ही होगी। और इसमें जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी वो भी कितनी होगी? 1 ही होगी, है ना? तो ये तीनों आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। पर ये तो हमने सिर्फ जाना कि इसकी एटॉमिक संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है। पर अगर हमें इसके और भी गुणों को जानना हो, इसकी और भी विशेषताओं को जानना हो कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी रासायनिक क्रिया कैसे होती है या फिर इसकी ये जो तत्व है इसे हम किस तरीके से इसके गुणों को विभाजित करते हैं, किस तरीके से ये कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इसके गुणों को पहचानने के लिए क्या हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी 118 एलिमेंट्स 118 तत्व पाए गए हैं अभी तक हमारे पृथ्वी पर, उन सबको उनका एक आवर्त वर्गीकरण तैयार किया। ठीक है, मतलब उनका एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तैयार किया। क्या किया गया उनमें कि जितने भी हमारे परमाणु हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उन सबको उनकी परमाणु संख्या के आधार पर उन्हें एक टेबल में तैयार किया गया, मतलब अरेंज किया गया, सजाया गया। ठीक है, मतलब कुछ उसमें से एटम्स, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके कुछ आपस में गुण मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके गुण आपस में भिन्न होते हैं। तो इन सब आधारों पर ही क्या तैयार किया गया, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तैयार किया गया। ठीक है, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो ये आवर्तीय वर्गीकरण है अन्य तत्वों का, अलग अलग तत्वों का, वो हम कैसे करते हैं और अभी तक किस तरीके से इस वर्गीकरण को तैयार किया गया, वही सारी चीजें हम अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम ये जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, इसके क्या महत्व है, हम क्यों कर रहे हैं इसे। कुछ तो होगा ना, कुछ तो इससे हमारा फायदा होगा, तभी तो हमने इतना सारा काम करके एक वर्गीकरण तैयार किया, एक क्लासिफिकेशन तैयार किया सारे एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे, महत्व को देखेंगे, और उसके बाद किस तरीके से इन सबको अरेंज किया जाता है वो देखेंगे। जैसे अगर जब हम पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करेंगे, वहां पे हम क्या नोटिस करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स को, तत्वों को सजाया गया है, पहले तो उनके उनके परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। जैसे कि अगर हम उसके परमाणु संख्या की बात करें तो सबसे कम परमाणु संख्या किसकी होती है? हाइड्रोजन की, है ना? और सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसकी होती है? ऑर्गेन्सन की। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो 1 है, और जो ऑर्गेन्सन होता है इसकी 118 है। तो सबसे ज्यादा, तो ये सबसे, आप अगर आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे, उसे पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन एटम दिखाई देगा, और जो आपका सबसे अंतिम होगा वो कौन सा होगा? ऑर्गेन्सन होगा। लेकिन इन्हें किन, बाकी ये तो हो गया कि इनके परमाणु संख्या पर हमने इन्हें भिन्न कर लिया, लेकिन और किन किन आधारों पर इन्हें अलग किया गया, क्या क्या काम किया गया उस पे, वही सारी चीजें हम आज खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जो हमारा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो ये आवर्ती वर्गीकरण है, इसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों जानना है हमें इसके बारे में। तो देखिए, व्हाट डज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन।
मतलब जो भी हम यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है उसका। तो जो जिस तरीके से हम अपने सारे एलिमेंट्स को, जितने तत्वों के बारे में हम अभी तक जान चुके हैं, तो पूरे के पूरे 118 तत्वों को अगर हमने इसे अरेंज किया है, ठीक है, अरेंज सभी ज्ञात तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करना, व्यवस्थित क्या, अरेंज करना, व्यवस्थित करना कि समान विशेषताओं वाले तत्वों जिन्हें आवर्त गुण या प्रवृत्ति कहा जाता है, मतलब ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनके कुछ गुण आपस में समान हो। एलिमेंट्स के सारे गुण आपस में कभी समान नहीं होते, उनके एक दो गुण, एक दो क्वालिटीज आपस में सिमिलर होती है, ठीक है। तो आवर्त गुण या प्रवृत्ति कहा जाता है को एक अनुक्रम में एक साथ रखा जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। मतलब उनकी जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो आवर्त गुण होता है, उसके आधार पर हम उनको एक एक वर्ग में तैयार करते हैं, सजाते हैं, और इसे ही एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में क्या करते हैं, उसे एक साथ रखे हैं, रखा गया है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक छोटा सा परिभाषा कि जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब ये जो भी तत्व हैं, अगर हमने इसका वर्गीकरण किया तो क्या जरूरत पड़ी इससे, हम मतलब हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड है इसकी। तो अराउंड 7th सेंचुरी, अगर हम 17वीं, जो हमारी 17वीं शताब्दी थी उसके आसपास की बात करते हैं, तो उस वक्त क्या हुआ कि जब तत्वों का अवधारणा और उनकी खोज शुरू हुई थी, मतलब 17वीं शताब्दी के आसपास में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमें तत्व, जिन तत्वों के बारे में हम आज तक जानते आए हैं, उन तत्वों की खोज की शुरुआत हुई, ठीक है। और उन तत्वों की खोज की शुरुआत के साथ साथ आज हम पूरे 118 तत्वों के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी के आसपास जब तत्वों की अवधारणा हुई, मतलब जब इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने जाना और उनकी खोज अभी शुरू ही हुई थी, तब केवल कुछ ही तत्व ज्ञात थे। क्यों, मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है उसके बारे में हम चीजें बहुत थोड़ी बहुत, मतलब कुछ एक दो चीजें ही जान पाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब इन तत्वों की खोज की शुरुआत हुई, तो शुरुआत में हम कुछ, मतलब कुछ 8-10 तत्वों के बारे में ही जानते थे। 8-10 भी नहीं, मतलब मुश्किल से 2-4 तत्वों के बारे में ही हम जान पाए थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब ये खोज जारी रही, तो आज हम इतने सारे तत्वों के बारे में जान पाए हैं, ठीक है। बट एज टाइम प्रोसीडेड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे तत्व सामने आने लगे, और वैज्ञानिक जो थे, अब इन तत्वों की खोज कौन कर रहे थे, साइंटिस्ट ही तो कर रहे थे ना। तो जैसे जैसे इन इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई, ठीक है, तो जो वैज्ञानिक लोग थे, अब जैसे अब इन तत्वों को वो ढूंढ रहे हैं, तो इनके बारे में उन्हें हर एक छोटी से छोटी चीज पता करना है। तो इनके बारे में जो वैज्ञानिकों के लिए प्रत्येक तत्व और उनके संबंधित यौगिक, मतलब इन एलिमेंट से रिलेटेड, इन तत्वों से संबंधित जो कंपाउंड्स थे, यौगिक थे, ठीक है, उनका अलग अलग अध्ययन करना मुश्किल हो गया। मतलब उनके बारे में चीजें जानना उनके लिए मुश्किल हो गया। क्यों, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ उसकी एक खोज कर पाए थे, बाकी उसके क्या क्या अलग अलग गुण है वो सारी चीजें वो नहीं जान पाते थे। ये उनके लिए मुश्किल हो गया था, और इसी मुश्किल, मतलब इसी डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व पाए गए, जितने भी तत्व खोजे गए, उनका एक वर्गीकरण तैयार किया गया, मतलब उनका एक टेबल तैयार किया गया, जिसमें उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया, ठीक है। तो हेंस द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केम अप, और तभी जाके जो इन तत्वों के वर्गीकरण का, इन वर्गीकरण की बात थी, इस चीज का, मतलब इस चीज के बारे में उन्होंने सोचा और एक क्लासिफिकेशन तैयार किया, जहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मिल रहे थे,
अगर उनके गुण आपस में समान हैं, आपस में एक जैसे हो रहे हैं, तो उनका वो अलग अलग एक वर्ग तैयार करना शुरू कर दिए। ठीक है, और इसके साथ क्या हुई, हमें जरूरत पड़ी एक प्रॉपर वर्गीकरण की, मतलब सारे तत्वों के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। जो आवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, इसकी क्या जेनेसिस थी, मतलब आवर्त वर्गीकरण की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो राइट फ्रॉम द 19th सेंचुरी, क्योंकि 17th सेंचुरी से एलिमेंट्स की खोज शुरू हुई थी, तत्वों की जो खोज थी वो भी शुरू हुई थी। तो 19वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ कि तत्वों का उचित वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। कहानी नीरू मतलब की है। वैज्ञानिकों ने बहुत पंजाब की सारे नीरू की तरीके लगाए शादी उन्हें अलग अलग चिन्हित करने के लिए, और उसमें कुछ ऐसे विशेष और प्रमुख है, कुछ ऐसे प्रमुख तरीके हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वही सारे नियमों को, जितने भी नियम के अनुसार वैज्ञानिकों ने एलिमेंट्स को, तत्वों का वर्गीकरण किया, उन सारे नियमों को हमें पढ़ना है, जिसमें लास्ट में आएगा हमारा जो मेन होगा वो होगा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, जो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल, जो आवर्ती वर्गीकरण हम अभी पढ़ते हैं, वो कौन था, किसने दिया था, मेंडेलीव्स में दिया था। ठीक है, अब इन्होंने किस तरीके से उन एटम्स की या फिर उन परमाणुओं को वर्गीकरण किया, वो हम जब इनका नियम पढ़ेंगे, इनका सिद्धांत पढ़ेंगे, उस टाइम देखेंगे। पर उससे पहले, इनसे पहले भी और 4 वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने अपने कुछ नियमों का इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो पहले आते हमारे डो बेरेनियर। ठीक है, डो बेरेनियर जो थे, इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, डोबरेनर ने ट्रिक नियम दिया। अब ये डोबरेनर का ट्रिक नियम क्या होता है, अभी हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम बस इनके नाम जान लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा डी कैंकोर्शस। ठीक है, डी कैंकोर्शस जो थे, इन्होंने क्या दिया, एक टेल्यूरिक हेलिक्स। ठीक है, ये टेल्यूरिक हेलिक्स क्या होता है, ये तत्वों का ही एक वर्ग होता है, इसके बारे में भी अभी हम रीड करेंगे। तो दूसरे वैज्ञानिक का नाम कौन आता है, वो थे हमारे डी कैन कॉर्टाइस। ठीक है, तीसरे हमारे आते हैं न्यूलैंड्स का लॉ। ठीक है, जो नियम न्यूलैंड्स ने दिया था ऑक्टेव्स के बारे में, ऑक्टेव्स क्या होता है, अष्टक नियम। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था, और इन ऑक्टेव में, इन अष्टक में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये सारी चीजें अभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे जो लोथर मेयर्स का कर्व था। ठीक है, लोथर मेयर का जो वक्र था, इस वक्र में इन्होंने क्या किया था कि कर्व कैसा होता है, या तो उनका कर्व इस तरीके से या इस तरीके से, इन्होंने कुछ ग्राफ तैयार किया होगा। और इस ग्राफ में क्या किया था कि जो भी तत्व होते हैं, जिनका जो एटॉमिक नंबर है, जिनकी जो परमाणु संख्या है, जिनकी परमाणु संख्या कम थी, उसको इस वक्र के मिडल में रखा, बीच में रखा था, या फिर जिनकी परमाणु संख्या अधिक थी, उनको हायर, उनके टिप पे रखा था, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे ये लोथर मेयर थे, इन्होंने एक कर्व ग्राफ तैयार किया था, और उस ग्राफ के माध्यम से इन्होंने एलिमेंट्स की, तत्वों की क्या की, वर्गीकरण किया। ठीक है, लेकिन इन सब का जो भी आइडिया था, इन सब के जो भी नियम इन्होंने तैयार किए थे, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पर लागू हो पाए थे। ठीक है, ये सारे तत्वों पर काम नहीं कर रहे थे। पर जो मेंडेलीव्स का पीरियोडिक लॉ है, जो नियम मेंडेलीव्स ने दिया वर्गीकरण के नाम पर, वो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। इनका जो टेबल था, इसमें जितने भी हमारे तत्व हैं, पूरे 118 तत्वों का एक प्रॉपर वर्गीकरण तैयार किया गया। ठीक है, जो आज तक हम इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सबसे उल्लेखनीय प्रयास, मतलब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके आइडियाज जो हमें अभी तक देखने को मिले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला नियम, वो किसने दिया था, डोब्रेनियर ने। ठीक है, तो डोब्रेनियर का ट्रिक नियम,
ड्रोबनेरियस लॉ ऑफ ट्रायड्स, इनका जो त्रिक नियम था, इनमें इन्होंने क्या बोला, किस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को, तत्वों का वर्गीकरण किया। देखिए अराउंड 1815 मतलब 1815 के लगभग में क्या हुआ कि एक जर्मन रसायनज्ञ, मतलब एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, जोहान वोल्फगैंग, ठीक है। ये जो डोब्रेनर थे, इनका पूरा नाम क्या था, जोहान वोल्फगैंग डोब्रेनर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक त्रिक नियम दिया, ठीक है, इन्होंने एक लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया, ट्रायड्स का एक नियम दिया, त्रिक का एक नियम दिया, जिसमें जिसके अनुसार समान गुणों वाले तत्वों को इन्होंने, जैसे कि कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट्स इन्होंने ऐसे ढूंढे जिनका जो गुण था, जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो समान थी, सेम थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उसको 3 वर्गों में बांट दिया, ठीक है, मतलब 3 वर्ग बनाए, और मतलब उन 3 वर्गों में जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्वों की इन्होंने खोज की थी, उन सब को उनके गुणों के आधार पर बांट दिया। पर फिर क्या हुआ कि उस वक्त जो थे बहुत ही कम तत्व खोजे गए थे, ठीक है, तो तत्वों की संख्या उस वक्त कम थी, तो उसमें क्या हुआ कि जो उनका वर्गीकरण भी करना काफी आसान था। पर जैसे जैसे इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो उनका उसमें जो जगह था, मतलब जो 3 वर्ग उन्होंने तैयार किया था, उसमें वो सारे तत्व नहीं एडजस्ट हो रहे थे, मतलब उनकी जो गुण थी वो इनसे नहीं मिल रही थी, जिसमें उन्हें 3 वर्गों से और अधिक वर्ग की जरूरत पड़ने लगी थी, ठीक है। तो देखिए 3 के समूह में व्यवस्थित किया गया था, ठीक है, इन्होंने 3 वर्ग तैयार किया, उसमें उसको समूहित किया, और फिर दूसरे तत्व के, जैसे कि उन्होंने कि इनका जो तरीका था अरेंज करने का, इनका तरीका क्या था कि जैसे अगर इन्होंने 3 वर्ग ऐसे तैयार किया है, तो जो तत्व यहाँ पहले पे होगा और जो तत्व यहाँ दूसरे पे होगा, तो पहला, दूसरा नियम, तीसरा, ठीक है, ये आपका तीसरा, मतलब जो पहले स्थान पे होगा और जो तीसरे स्थान पे होगा, इन दोनों तत्वों से, मतलब इनके जो गुण होंगे ये आपस में समान हो या ना, पर इनके बीच का जो तत्व इन्होंने ये डालेंगे, वो इन दोनों तत्वों के समान होने चाहिए, मतलब इसका जो गुण होगा वो कुछ ऊपर, मतलब पहले तत्व के समान होगा और कुछ तीसरे तत्व के समान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 वर्ग का क्या किया, एक वर्गीकरण तैयार किया गया। पर उस वक्त क्या था, तत्वों की संख्या काफी कम थी, और ये इनका जो ये वर्गीकरण का कार्य था, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स तक काम कर पाया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे तत्व पाए जाते थे जिनका जो, उनकी जो गुण है, जो उनकी विशेषता है, वो आपस में समान होती थी, जिसके वजह से जो ये डोब्रेनर का ट्रायड्स लॉ था, जो इनका ये त्रिक नियम था, ये काम नहीं कर पाया था, इनकी कुछ सीमाएं यहीं तक रुक गई थी, ठीक है, इसीलिए इनका नियम लागू नहीं हो पाया ज्यादा देर तक। फिर इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए हमारे, वो थे हमारे डी कैंक्रोइड्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने टेल्यूरिक हेलिक्स का एक नियम दिया, ठीक है। अब ये टेल्यूरिक हेलिक्स के नियम में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने 1862 में, 1862 में क्या किया, attempted to classify elements according to their atomic mass, मतलब जो इसके पहले जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे डोब्रेनियर थे, उन्होंने क्या किया, तत्वों के गुणों के आधार पर उसे वर्गीकृत किया, लेकिन जो ये हमारे डी कैम्प्रेशियस थे, इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स, जो भी तत्व पाए गए थे, उनका एटॉमिक मास, मतलब जो उनकी परमाणु मास थी, जो उनका, मतलब जो उनकी मास थी, इनके एटॉमिक मास के आधार पर इनका वर्गीकरण किया, ठीक है। तो 1862 में एक फ्रांसीसी भूवैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था, डी चैन कॉर्टिस, ठीक है, इनने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया, वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया, परमाणु उनके द्रव्यमान का इस्तेमाल किया, और इसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया, ठीक है। फिर उन्होंने 16 केंद्रीय रेखाओं का एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर लिया,
जो इनका वर्गीकरण करने का जो आकार था, इन्होंने सिलिंड्रिकल आकार लिया। ठीक है, तो एक सिलिंड्रिकल आकार में उन्होंने 45 डिग्री पर कुछ हेलिक्स बनाए। ठीक है, जैसे इन्होंने एक सिलिंड्रिकल इस तरीके का आकार लिया और इसमें कुछ इन्होंने हेलिक्स बनाए। ठीक है, और इसका डिग्री क्या था, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे इन्होंने कुछ हेलिक्स को तैयार किया और उस पे जितने भी तत्व पाए गए थे उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको वर्गीकृत किया। ठीक है, तो यह देखा गया कि एक ऊर्ध्वाधर मतलब जो एक एलिमेंट्स था, ठीक है, तो इन अ वर्टिकल लाइन मतलब एक लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे, जितने भी तत्व आ रहे थे, उनका लगभग समान गुण दिख रहा था। मतलब क्या किया, एटॉमिक मास का तो इन्होंने इस्तेमाल किया, पर फिर और क्या चीजें दिखाई दी कि इस सिलिंड्रिकल में जितने भी हेलिक्स पे जो ये वर्टिकल लाइन आ रहे थे, इन लाइन पे क्या देखा गया कि जो भी एटम्स, जो भी तत्व इस लाइन पे आ रहे हैं, उनका जो गुण है वो उनके गुण प्रॉपर्टीज आपस में समान है, सेम है। ठीक है, हालांकि यह वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ये फिजिकली एक्सेप्टेड नहीं था। ठीक है, यहाँ पे उस वक्त भी देखिए, जब इनका ये 1862 में जितने भी एलिमेंट्स पाए गए थे उनका भी क्या था, उनकी जो संख्या थी वो काफी कम थी। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स को इन्होंने तैयार किया गया था तो कुछ हद तक उनके जो गुण थे वो आपस में समान हो रहे थे, लेकिन आगे चल के जब उनको फिजिकली उनके गुणों को देखा गया तो वो आपस में सिमिलर नहीं हो रहे थे, जिसके वजह से जो इनका नियम था, जो इनका ये क्यूलोरिक हेलिक्स का नियम था, जिस तरीके से इन्होंने इस सिलिंड्रिकल में हेलिक्स को बनाकर एटम्स को उनके परमाणु द्रव्यमान पे उसको सजाया, वो वहां पर काम नहीं कर पाया। ठीक है, जिसके वजह से जो इनका ये नियम था इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ पे इनका भी ये नियम क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ये भी काम नहीं करता है बाकी आगे के जितने भी तत्व पाए जाते हैं। तो इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने एक सिलिंड्रिकल में कुछ 45 डिग्री के हेलिक्स बनाकर उसमें तत्वों को सजाया। ठीक है, जिसमें एक चीज तो दिखाई दिया कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनका अगर हम क्रम देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं, तो उसके क्रम के अनुसार उसके गुण समान है, लेकिन आगे जो बाद में जो जितने भी तत्व आते गए वो इस टेबल को, वो इस वर्गीकरण को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से इनका ये नियम काम नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक आए थे वो थे, तो इनका ये आइडिया था, ये तो ऑक्टेव्स थे हमारे, जैसे इसके बाद जो हम ऑक्टेव्स देखने वाले हैं तो ऑक्टेव्स में ना कुछ इस तरीके के 8 सीक्वेंस तैयार किए गए थे। ठीक है, तो पहले हम ऑक्टेव्स के बारे में देख लेते हैं, फिर ये टेबल हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग तैयार किए गए हैं, इसमें किस तरीके से ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे म्यूजिकल नोट का इस्तेमाल किया गया था, तो ये सारे गामा म्यूजिकल नोट होता है, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, यही था हमारा वो अष्टक नियम, ऑक्टेव्स लॉ। तो पहले हम ऑक्टेव्स लॉ को जान लेते हैं, उसके बाद हमें ये वर्गीकरण समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ये जो अष्टक नियम था, इसको किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। इनके वैज्ञानिक का नाम क्या था, न्यूलैंड्स था। ठीक है, तो 1864 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, एक ब्रिटिश रासायनिक थे, जिनका नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, जिन्होंने किस चीज को प्रेजेंट किया, तो इन्होंने अष्टक नियम को प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या किया, अष्टक का नियम प्रस्तुत किया, और ये अष्टक का नियम क्या कहता है कि जिसके अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब जो जिन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक नंबर सबसे कम है,
तो अगर उन्हें बढ़ते क्रम में, मतलब जिसका कम है वो पहले, फिर उससे ज्यादा वाला जैसे 1 2 3 4, इस बढ़ते हुए क्रम में अगर हम तत्वों को वर्गीकृत करते हैं तो फिर क्या होगा, तो आठवां तत्व संगीत पैमाने पर आठवें स्वर की तरफ पहले के समान होगा। मतलब क्या इन्होंने बोला कि जो तत्व पहले स्थान पे आ रहा है उसका जो गुण है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो जो आठवें स्थान पर जो तत्व आ रहा है उसकी विशेषता से समान होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो पहले पोजीशन पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन के जो गुण है, हाइड्रोजन की जो विशेषताएं हैं, वो आठवां जो हमारा तत्व होगा उसकी विशेषताओं के, उसकी गुणों के समान होगा। ठीक है, ऐसा किसका कहना था, न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसका कहना था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने और किस चीज को मेंशन किया था, तो जो म्यूजिकल नोट होता है, ठीक है, जो हमारा म्यूजिकल एक नोट है वो क्या है, सा रे गा मा पा, जैसे सा रे गा मा पा और पा के बाद फिर से जैसे सा आ जाता है, पर क्या उसके बाद ये नोट कंटिन्यू रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक पहला एटम जो हमारा पहला तत्व है उसका गुण आठवें से मिल रहा है, तो फिर तो जो दूसरा तत्व होगा उसका गुण हमारे नौवें, नाइन्थ एलिमेंट से मिलना चाहिए, पर ये चीज वहां पे नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सिर्फ पहला और आठवां का कॉम्बिनेशन दिख रहा था उसके गुण आपस में समान हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारा चीज किसका कहना था, न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स का। ठीक है, और इन्होंने अपने नियम का नाम क्या दिया, ऑक्टेव्स लॉ, अष्टक नियम। क्यों, क्योंकि ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, जिसमें उस ऑक्टेव की संख्या कितनी होती है, 8, और इन्होंने भी कितने तत्वों का इस्तेमाल किया, 8 तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, however it was rejected as it didn't apply to heavier element, पर इनका जो ये नियम था ये रिजेक्ट कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये आगे चल के कुछ ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या भी अधिक है, जिनका परमाणु द्रव्यमान भी अधिक है, जो हैवियर एलिमेंट है, जो भारी तत्व हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसे आविष्कार, इसे अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यह भारी तत्व पर लागू नहीं होता था। मतलब आगे जितने भी हायर, ऊंचे एटॉमिक परमाणु संख्या वाले जो एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उन पर ये लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, और नए तत्व के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता था। मतलब आगे जितने भी, अब उस वक्त तो सिर्फ तत्वों की खोजों की शुरुआत हुई थी, तो धीरे धीरे जब नए तत्वों की शुरुआत होने लगी तो फिर जितने भी नए नए एलिमेंट्स आ रहे थे उनके लिए वहां पे इनफ स्पेस नहीं बचा था, मतलब और जगह खाली नहीं बचा था, जिसके वजह से इनका भी अष्टक नियम, जो ये न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, उसे भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक, जिसमें इन्होंने 8 एलिमेंट्स का, 8 तत्वों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और उन्होंने अपने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था, जैसे कि हमारे ये म्यूजिकल नोट है, तो म्यूजिकल नोट में यहाँ इस सा का, इसके बाद अगर इसका बाकी के 6 नोट कंप्लीट होता है तो इसके बाद में क्या स्टार्ट होगा, फिर से वही सा आ जाएगा। ठीक है, तो इनका भी वही कहना था कि अगर सा की तरफ पहले नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है और हमारे 8वें नंबर पे ये फ्लोरीन आ रहा है, तो इन दोनों का जो गुण होगा, इन दोनों की जो विशेषताएं होंगी वो आपस में समान होंगी। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल के अगर हम यहाँ पे लिथियम और यहाँ सोडियम, इनके जो इनकी विशेषताएं हैं, इनके गुणों की तुलना करते हैं, तो इनके गुण आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सिर्फ पहला और 8वें तक ही सही रहा। ठीक है, फिर जो इसके बाद जो ये हमारा तीसरा क्लोरीन आया, इस पर भी ये चीज लागू नहीं हो पाया। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब हम इस दूसरे में चलते हैं, तो यहाँ जो हमारे ये लिथियम या सोडियम है या फिर जो पोटेशियम है, तो इनके अनुसार इनका भी तो जो गुण है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो समान होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी भी विशेषताएं आपस में समान नहीं थी। ठीक है, और इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो इनका ये अष्टक नियम
जो ये टेबल उन्होंने तैयार किया था वो काम नहीं कर पाया और उन्हें अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये टेबल किसने तैयार कराया था? न्यूलैंड्स ने, और इन्होंने अपने नियम का नाम क्या दिया था? ऑक्टेव्स लॉ, अष्टक नियम। इन्होंने उन्हें इस म्यूजिकल स्केल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, पर ये निग्लेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद जब हम अपने अगले जो हमारा इसके बाद की जो अगली खोज हुई, जब न्यूलैंड के बाद इस वर्गीकरण का और जिन जो भी नए नए इस्तेमाल किए गए, जो नए नए आइडियाज लाए गए, तो उसके बाद आते हैं हमारे ये लोथर मेयर। ठीक है, लोथर मेयर ने क्या किया? इन्होंने कर्व के इस्तेमाल से, ठीक है, जो ये वक्र होता है, कर्व के इस्तेमाल से तत्वों को, एलिमेंट्स को सजाया। इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? किसके आधार पर इन्होंने अपने कर्व में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, वर्गीकृत किया? तो इनका ईयर कौन सा था? 1869। ठीक है, 1869 में ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। ठीक है, तो ये जो जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इनका पूरा नाम लोथर मेयर। तो इनका क्या कहना था? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी तत्व हैं, जो भी उनका फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भी उनके भौतिकी गुण है, ठीक है, तो तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवर्त में, मतलब एक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त फलन है। मतलब इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? जितने भी तत्व थे उनका एटॉमिक नंबर और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो इनकी भौतिकी गुण है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके एक आवर्तीकरण किया। इनका कहना था कि पूरा जो हमारा आवर्ती वर्गीकरण है उसमें सिर्फ इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है। यही दो चीजें सिर्फ फैली हुई हैं, और वो कौन कौन था? किसका किसका इस्तेमाल किया गया है? तो पहला उन तत्वों का एटॉमिक नंबर, उन तत्वों की परमाणु संख्या, और दूसरा जो वो तत्व थे उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी भौतिकी गुण वो दर्शा रहे थे। ठीक है, फिर क्या देखा गया? ही प्रेजेंटेड दिस क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कर्व। उन्होंने इस वर्गीकरण को किसके रूप में दर्शाया? तो वर्गीकरण तत्वों के परमाणु आयतन को उनके बीच एक वक्र के रूप में दर्शाया, एक कर्व के रूप में दर्शाया। ठीक है, और इन्होंने जो ये कर्व का, वक्र का ग्राफ तैयार किया गया था, उनका भी एक अपना सीक्वेंस था, इनका भी सजाने का एक तरीका था। तो वो देखते हैं पहले कि जिस तरीके से इन्होंने वक्र में सारे तत्वों को अरेंज किया था, सजाया था, उनका ये तरीका क्या था। ठीक है, देखिए, तो पहला क्या किया इन्होंने कि जितने भी क्षार धातु थे, ठीक है, जो भी अल्कली मेटल्स थे, उनको वक्र के अधिकतम बिंदुओं पर स्थित किया। मतलब जो हमारा कर्व होता है, जो वक्र है, उसका जो मैक्सिमा पॉइंट है, जैसे अगर ये ग्राफ बनता है, इस पे अगर ये कर्व, ये वक्रित है, तो वक्र का मैक्सिमा पॉइंट क्या होगा? जो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, है ना। तो इनका क्या कहना था कि जो भी अल्कली मेटल्स है, ठीक है, जो भी हमारे ये क्षार धातु हैं, उनको हम यहाँ इसके मैक्सिमा पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे वर्ग, मतलब जो ये आवर्तीय वर्गीकरण है, इसमें जितने भी जो अल्कली मेटल्स है, क्षार धातु है, उनको ये इन्होंने कहाँ रखा? वक्र के मैक्सिमा पे पॉइंट किया। ठीक है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो क्षारीय मृदा धातु थी, उनको क्या किया? वर्ग के अवरोही भाग, जो इनका मिड पॉइंट था, जैसे कि ये जो इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल था, उन सबको इन्होंने सजाया। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी तत्व थे, उसको एक वक्र में उनकी एटॉमिक नंबर, जो उनका परमाणु संख्या था और जो उनकी भौतिकी गुण थी, उसके आधार पर उन्होंने उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? जितने भी हेलोजेंस थे, ठीक है, अब हेलोजेंस में कौन कौन से तत्व आते हैं, वो जब हम मेंडलीव्स का टेबल पढ़ेंगे वहां पे हम उसे आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो हेलोजेंस वक्र को आरोही भागों पर स्थित किया, मतलब असेंडिंग पार्ट।
जो इनका ये निचला भाग था जहां से ये चीज बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, या जिस पॉइंट से ये घट रहा था, तो ये जो इनका निचला भाग था यहाँ पे इन्होंने हेलोजेंस को रखा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व हेलोजेंस वर्ग में आते हैं उन सबको उन्होंने क्या किया, इस असेंडिंग पार्ट पर रखा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तो हेलोजन वर्ग को आरोही भागों पर स्थित थे, इनका ये कहना था, इन्होंने इस तरीके से इसे सजाया था। ठीक है, देन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी संक्रमण तत्व थे, तो संक्रमण तत्वों को वक्र के न्यूनतम बिंदुओं पर स्थित थे, मतलब इस वक्र का जो सबसे कम वाला, जिसका जो वैल्यू होगा, जिसका जो इनकी जो वैल्यू होगी, जहां पे इस वक्र के बिंदुओं की वैल्यू सबसे कम होगी, तो सबसे कम बिंदुओं पर किसको रखा उन्होंने, ट्रांजिशन मेटल्स को रखा। जो भी संक्रमण धातु थे, ट्रांजिशन मेटल्स थे, उसको इसके बिल्कुल ही लोवेस्ट पॉइंट पर सजाया। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से इन्होंने क्या किया कि जितने भी मेटल्स थे, चाहे वो क्षार धातु हो, अल्कली मेटल हो, या फिर वो ट्रांजिशन मेटल हो, संक्रमण धातु हो, या फिर वो हेलोजेंस हो, ठीक है, तो इन सबको इनके इस आधारों पर, जैसे कि कुछ को उन्होंने मैक्सिमा पे रखा, कुछ को उन्होंने इसके असेंडिंग पार्ट पर, मतलब जहां से इसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है उस मेन पॉइंट पर रखा, कुछ को इसके निचले भाग जहां पे इसकी वैल्यू, जैसे ये है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे कम होगी, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ट्रांजिशन संक्रमण धातुओं को रखा। तो इस तरीके से इन्होंने सारे के सारे धातुओं को, तत्वों को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये था इनका कर्व का वक्र पर धातुओं को वर्गीकरण करना। इसके बाद है, लेकिन इट लैक्ड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, जब इन धातुओं के हम भौतिकी गुणों को देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप द वेरियस पोजिशन। अब इस एक कर्व पर हम कितने सारे तत्वों का अरेंजमेंट कर पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से एक वक्र में आसानी से नहीं सजा पा रहे थे। और अगर आप इस वक्र में तैयार करते हैं, तो यहाँ पे तो हम बस इसे छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शा सकते हैं, इसके साथ इसका हमें एक और अलग से वर्ग, इनका एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों का जो काम था, उन्हें अपना काम बहुत ही ज्यादा और मुश्किल दिखाई देने लगा, जिसके वजह से जो इनका ये वक्र नियम था, जो इनका ये कर्व का लॉ था, आइडिया था, उसे भी क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो इन तरीकों से जितने भी अभी तक हमारे तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो भी प्रयास किए गए, जो भी नए नए नियमों का लागू किया गया, वो सारे नियमों को क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया। और लास्टली जो हमने अभी जो जिस पीरियोडिक टेबल को, जिस आवर्तीय वर्गीकरण को हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं, वो जो एटम था, वो फाइनल टेबल तैयार करने में किसकी, मतलब किसने किया था, तो उसमें थे हमारे जो वैज्ञानिक मेंडलीव्स थे। इन मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को फाइनल किया गया, इनकी जो वर्गीकरण थी उसे स्वीकार किया गया, और उसे हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव था, क्योंकि वक्र में विभिन्न भागों का ध्यान रखना चाहिए था, इसमें सारे के सारे पार्ट्स नहीं कवर हो पाए थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनका भी जो ये नियम था उसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अगला आता है हमारा, इसके बाद हम जो हमारा जो अगला का लेक्चर होगा, वहां पे हम क्या शुरुआत करेंगे कि जो मेंडलीव्स ने, ठीक है, इसके बाद जो हमारे पांचवे होंगे वो होगा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसमें हम अभी जितने भी अल्कली मेटल्स का नाम आया, क्षार धातुओं का नाम आया, या जो भी संक्रमण धातु का नाम आया, ठीक है, हेलोजेंस हमने देखा, ऑक्टेव्स जो अष्टक, उनका अष्टक नियम को अस्वीकृत किया गया था, लेकिन ये जो टर्म ऑक्टेव था, इस ऑक्टेव में भी धातुओं को अरेंज किया गया है, सजाया गया है। तो उन ऑक्टेव्स में कौन कौन से धातु आते हैं, ये सब जब हम अपने मेंडलीव्स का
ये वर्गीकरण जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे धातुओं को फिर से इनका एटॉमिक जो इनकी परमाणु संख्या है या फिर जो इनका परमाणु इनके जो द्रव्यमान है, इन सब के आधार पर किस तरीके से एक फाइनल वर्गीकरण तैयार किया गया, वो सारी चीज़ें हम अपने अगले के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक अभी तक जितने भी हमने 4 नियमों को कंप्लीट किया, ठीक है, या फिर उनमें उन्होंने किन किन तरीकों से अपना नियम तैयार किया गया और क्या कारण था जिसके वजह से उनका नियम जो था वो अस्वीकृत कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें आप फिर से पढ़ो। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उससे आप रिवाइज करो। तब तक हम अपने मेंडलीव टेबल के साथ रेडी रहेंगे अपने अगले के लेक्चर में, और आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।